नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हम भारत के लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसके 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। कालांतर में हम लोगों ने एक और पिलर जोड़ा ताकि हमारा प्रजातंत्र, हमारा लोकतंत्र, हमारा रिपब्लिक अस्थायी रहे। और वो तंत्र, वो पिलर था प्रेस का, मीडिया का। तो आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मान लीजिए कि हम 4 स्तंभों पर खड़े हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन 4 लेग्स, 4 पिलर्स। इन चारों लेग में अगर घून लग जाए तो फिर इस रिपब्लिक ऑफ इंडिया को बचाने कौन आएगा? क्या हमें किसी 5वें लेग की तलाश है? क्या हमें किसी 5वें पिलर की तलाश है? कौन है ये 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? क्यों इसकी जरूरत पड़ गई है? आइए इसी पर बात करते हैं। मेरे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आज चीख-चीख कर न्यायपालिका में हुए गिरावट की कहानी, उसकी दास्तान बयां कर रहा है। मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं कि जस्टिस वर्मा के घर जो नोटों की बोरियां मिली, कुछ अधजली, कुछ गायब हुई, वो सारी स्टोरी आप जानते हैं। कदाचित 21 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया के उस बहादुर पत्रकार, जिसको मैं सैल्यूट करता हूं, धनंजय महापात्रा, अगर उसने ये रिपोर्ट न छापी होती तो न जाने कितने ऐसे स्कैंडल पर पहले भी पर्दा पड़ा, इस पर भी पर्दा पड़ गया होता। आपने पढ़ा और देखा और सुना भी होगा, अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। क्या है प्रोटेक्शन? तो एक तो प्रोटेक्शन ऑफ जजेस एक्ट, लेकिन उससे ज्यादा 91 में वीरास्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला दिया है, उस फैसले के तहत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पब्लिक सर्वेंट्स कौन होगा नहीं होगा, उस पूरे फैसले को पढ़िएगा तो आपको पढ़ के अजीब लगेगा। वो फैसला कहता है कि जज और राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, तो वो सर्वेंट मास्टर का रिलेशनशिप नहीं है। बाकी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन या एफआईआर करने की अनुमति जो अथॉरिटी देता है, वो लोग मालिक और नौकर हैं, इसलिए वो परमिशन देता है। क्योंकि जजों की नियुक्ति कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, जजों को हटाता कौन है? तो दोनों हाउस, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को होते हुए राष्ट्रपति के पास जाता है, तब राष्ट्रपति हटाते हैं। बहरहाल मैं उस वीरास्वामी के केस को पूरा इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूं, और उसी के कारण अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है कि मिलॉर्ड पर एफआईआर नहीं होगा। आइए हम बात करते हैं। मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जब यह देश आजाद हुआ तो तब से लेकर मेरे सामने ये एक आर्टिकल है, ये भारतीय लॉ रिव्यू का प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल और डॉक्टर लखविंदर सिंह का। इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म की पूरी कहानी लिखी हुई है। मैं आज उस पर भी नहीं चर्चा कर रहा हूं। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि किसी भी देश में ये जो पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट है, मैं अभी प्रैक्टिकली 3 को ही लेके चल रहा हूं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इन तीनों में एक्टिविज्म आया है और ये एक्टिविज्म रोल करता है।
आप याद कीजिए, अ, पहले फेज को, जब देश आजाद हुआ 1947 में, जब ये मुल्क आजाद हुआ, आप मैं आज आपके सामने यही रखने जा रहा हूं कि वक्त के साथ चीजें कैसे बदलती है। देखिए, जब देश आजाद हुआ 1947 में, यद्यपि ये वर्ड कोई यूज नहीं करता, लेकिन मैं आज एक वर्ड यूज कर रहा हूं, और ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म का। जुडिशियल एक्टिविज्म आपने सुना है, लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म। मैं ये वर्ड क्यों कॉइन कर रहा हूं? देखिए कैसे ये साइकिल में इतिहास, पॉलिटी, ये घूमता है। जब ये देश आजाद हुआ, और आपको पता है कि उस वक्त लेजिस्लेचर में जितने लोग गए, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो कम्युनिस्ट के थे, चाहे और किसी दल से थे, मेजॉरिटी तो कांग्रेस का ही था, वे सभी एकाध अपवाद छोड़कर सभी लोग नेशनलिस्ट थे, और उन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग भी लिया था। इसलिए वो दौर लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म का था। ये एक्टिविज्म वर्ड का मतलब क्या है और कैसे ये सरवाइव करता है? ये इसलिए सरवाइव किया कि इस दौर में भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको इसमें फेथ था। मैं उस पर भी आऊंगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों अब दम तोड़ रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म माना जाता है कि जिसकी शुरुआत जस्टिस पीएन भगवती ने 91 में, 90-91 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कॉन्सेप्ट को लाकर की थी, वह कदाचित अब मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह की तरह जुडिशियल एक्टिविज्म भी मृत्युशैया में पड़ा हुआ है। तो मैं उसी को बताना चाह रहा हूं कि ये जो पहला फेज था 1947 से, और ये लगभग 1974-75 तक चला, जब इमरजेंसी आया। इसको आप कह सकते हैं ये लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म का फेज था। इस दौर में लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था, लोगों का समर्थन इस लेजिस्लेचर में, हमारे संसद में था, हमारे विधानसभाओं में था। एक से एक कानून बने, लैंड रिफॉर्म्स से लेकर, और संविधान में न जाने कितनी, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे प्रोविजंस डाले गए, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया गया। इसी लेजिस्लेचर ने एक से एक इंस्टीट्यूशंस बनाए, आईआईटीज हो या देश में अनुसंधान करने वाले संस्थान हो, वो मेडिकल कॉलेज हो या कोई और हो। दूसरा फेज आया ये एग्जीक्यूटिव के एक्टिविज्म का। एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म, आप इसको मान लीजिए कि 1974-75 जब इमरजेंसी लगा इंदिरा गांधी ने, वहीं से शुरुआत हुई एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म का। साइकिल बदला, और इसकी अथॉरिटी डेनिग्रेट हुई। उसके कई कारण थे, मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूं। स्कैंडल होना शुरू हुआ, कई कैसे कांड हुए, इसकी अथॉरिटी डाइल्यूट होनी शुरू हुई, बिक्रिंग शुरू हुआ, मोरल डिग्रेडेशन शुरू हुआ, करप्शन के मामले आने लगे, और इंदिरा गांधी आई और उन्होंने इमरजेंसी लगाया, और दौर शुरू हुआ एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म का। 42nd अमेंडमेंट हुआ, कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। वो एक्टिविज्म चला, और ये दौर चला, चाहे सरकारें आई गईं, बीच में जनता पार्टी की सरकार आई, फिर और सरकारें आई, फिर इंदिरा गांधी वापस आई,
और याद करके देखिए वो पोखरण से लेकर और ऑपरेशन ब्लू स्टार, और फिर आप लेकर के चलिए उसके, मतलब ये एग्जैक्ट यही 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 ईयर को नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो कोई एक्टिविज्म शुरू होता है तो कोई पर्टिकुलर डेट से नहीं शुरू हो सकता। 71 का वार, बांग्लादेश का सेपरेशन, वहां वो सब शुरुआत हो चुका था एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म का। चीजें बढ़नी बढ़नी शुरू हुई। आप यूं समझें कि उसके बाद से ये दौर आगे बढ़ा, लेकिन 1990 में, 90-91 में जुडिशियल एक्टिविज्म उसके पहले से भी स्टार्ट हो चुका था। कई कैसे मामले आए, लेकिन जस्टिस पीएन भगवती ने जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल का कॉन्सेप्ट लाया, आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 326 और 136 वगैरह में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या पावर दी है सुप्रीम कोर्ट को, पावर ऑफ रिट्स। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया और उसके बाद दौर शुरू हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म का, और धीरे धीरे ये ऐसा रुख अख्तियार किया। मैंने बताया कि एक्टिविज्म, किसी भी पिलर का एक्टिविज्म, वो लोगों के फेथ, लोगों के बिलीफ, लोगों की आस्था के कारण होता है। 90 तक आते आते लेजिस्लेचर ने भी अपनी आस्था खोई, रैम्पेंट करप्शन, दल बदलू सरकारें, आपने देखा उसके बाद उसके कारण एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का विश्वास डिगा, डिनिग्रेशन हुआ, टार्निश हुआ इमेज, एग्जीक्यूटिव की स्थिति वो बने एक हद से जब बाहर निकला तो उसमें गिरावट शुरू हुई। उसके बाद कोर्ट आया और जुडिशियल एक्टिविज्म जब आया, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, लगता था कि अगर इस स्टेट से, लेजिस्लेचर से कहीं से एट्रोसिटी होती है, न्याय नहीं मिलता है, तो कोर्ट है। और जुडिशियल एक्टिविज्म जब शुरू हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और एक से एक मामले आए। मैं एक मामला बिहार में बताना चाहता हूं। जुडिशियल एक्टिविज्म का एक, मतलब माना जाता है कि बिहार में शुरुआत हुई थी 1991 से। जस्टिस बिमल चंद्र बसाक उस वक्त चीफ जस्टिस थे, मैं जस्ट नौकरी में आया ही था। एक केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने समस्तीपुर के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केपी सिन्हा को एक दिन के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया, यानी एक दिन की सजा उनको दे दी जेल की। पूरा हंगामा हुआ, और उसके बाद दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन बिहार। देश में भी अन्य जगहों पर भी बहुत सारी चीज हुई। आपने देखा कि बीरा स्वामी वाला जो केस हुआ, बीरा स्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन ही जारी कर दिया कि जजेस के खिलाफ कोई भी करप्शन का या कोई भी क्रिमिनल केसेस तब तक दायर नहीं होंगे जब तक, अगर वो हाईकोर्ट का मामला है तो हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसकी आज्ञा नहीं दे देते। इसलिए आपने देखा कि अभी तक जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में एफआईआर तक नहीं हो सका है। इस देश में रिमूविंग गवर्नमेंट इज इजियर देन रिमूविंग ए जज। केस नहीं हो सका। तो मैं बता रहा था कि बिहार में जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर शुरू हुआ, फिर एक से एक लोग आए। उसके बाद तो जो दौर शुरू हुआ, ताबड़तोड़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नाली नहीं साफ हो रहा है, गली नहीं साफ हो रहा है, ट्रैफिक ठीक नहीं है, कभी जज साहब की गाड़ी फंस गई तो सारे पदाधिकारी को बुलाओ। 1997 में सिविक एम्यूनिटीज पटना में विश्वास बोर्ड एक था,
उसके कारण पटना में नालियां कोड़ दी गई, सड़क कोड़ दिए गए थे, स्थिति बहुत खराब थी। तो सुनवाई करते हुए जस्टिस बीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा ने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन दिया था कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ जंगल राज है। और उसी के बाद से बिहार में जंगल राज का जो टैग है वो लग गया। उसके बाद से तो न जाने कितने मुकदमे हुए। मुझको याद है उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी के एच सुब्रमण्यम को अरेस्ट कर लिया गया, और तब से तो ऐसी स्थिति हुई, न जाने अमीर सुबहानी जब चीफ सेक्रेटरी, तो कितने बार हार पाकर सुप्रीम कोर्ट को एक एसओपी बनाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्ट एट द ड्रॉप ऑफ योर हैट यू कैन नॉट कॉल द ब्यूरोक्रेट्स इन द कोर्ट। कितने ऑफिशियल्स रोज जलील हुए जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन कहता है ना कि हर चीज का एक समय होता है और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इस जुडिशियल एक्टिविज्म ने धीरे धीरे जो स्थिति पैदा की है, जो चीजें लाई हैं, उसको अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या हुआ। आज जो दौर आप देख रहे हैं, यह जो दौर देखने को मिल रहा है, ये उसी जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेस के प्रोटेक्शन के किए गए उपाय के कारण हुआ है। उसको याद है, मैं स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित था। एक माननीय जज साहब का मेडिकल बिल आया। उस मेडिकल बिल में फाइल पर मैंने सिर्फ ये लिखा कि जो अनुमान्य है वही देय होगा, यानी जो परमिसिबल है उसी का पेमेंट होगा। स्वाभाविक रूप से जो जज साहब का बिल आया था वो अनुमान्य नहीं था, इट वॉज नॉट परमिसिबल। हंगामा हो गया तुरंत। मिनिस्टर से लेके उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हमको कहा कि अब क्या कर रहे हैं, जज के मामले में नियम कानून नहीं देखा जाता है। और अंततोगत्वा वो बिल पास हुआ। आप उठा के देखिएगा मेडिकल बिल्स, ट्रेवलिंग बिल्स। आपको याद होगा पंजाब और हरियाणा या पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, उन पर महाभियोग चला गया। हालांकि महाभियोग नहीं चला। मामला क्या था कि उन्होंने कुछ कर्टेन, सोफा और कुछ फर्नीचर्स जितना परमिसिबल था उससे ज़्यादा ले लिए थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, करप्शन तो माने इंडिया का एक कल्चर हो गया। वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, सिविल सोसाइटी हो, और ये सभी लोग जो हैं ये समाज के ही अंग हैं। इसी समाज से वकील भी आता है, यही समाज से जज आते हैं, यही समाज से ब्यूरोक्रेट, यही समाज से नेता, यही समाज से एमएलए लोग आते हैं। तो ये समाज अगर करप्ट हुआ है तो ये कहाँ से ईमानदार होंगे। मुझको एक और इंस्टेंस याद आता है। मैं एक जिले में पदस्थापित, नाम लेना उचित नहीं होगा, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो ठेकेदार था, बिल्डिंग का जो काम कर रहा था, वो एक दिन अनौपचारिक बात में बोला कि सर हम तो परेशान हैं, जितना बार नल लगाते हैं वो घर से डिमांड आता है कि नहीं नल, तो हम लेके चले गए पटना अपने घर में लगाने के लिए। तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर इतने प्रोटेक्शन आए, हम पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं, हम पर ये नहीं लागू होगा, हम पर वो नहीं लागू होगा। आप जब देखेंगे कि जजेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उस जजेस कॉन्फ्रेंस में केसेस जो इतने पेंडिंग हैं, नंबर ऑफ केसेस आप देख लीजिए, एज अर्ली एज 2025 आप इसको देखिए, क्या इसका फिगर है। ये कह रहा है कि एज अर्ली एज 2025 इंडियन कोर्ट्स 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। आप सोच करके देखिए, 25 हाई कोर्ट में 61 लाख केसेस पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में लगभग 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। ये सारे केसेस
oldest pending cases over 1,80,000 court cases are pending for more than 30 years. 30 साल से पेंडिंग। लेकिन आप देखेंगे कि साहब यहां देखेंगे कि कई एक मामलों में ऐसा हुआ कि रात में कोर्ट खुला। यहां जो रसूख वाले लोग हैं, याकूब मेनन के लिए रात में कोर्ट खुल जाता है, सुनील कोहली के लिए खुल जाता है। रसूखदार लोग रात में कोर्ट खुलवा देते हैं, लेकिन ये जो मामले पेंडिंग हैं, आप ये देखें इसको कि रात में कब कब खुला। याकूब मेनन के सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ए स्पेशल सिटिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट टू हियर द अपील अगेंस्ट याकूब में। कौन था ये? आतंकवादी था। उसकी सजा पर रोक लगाने के लिए रात में कोर्ट खुला। निर्भया केस, उस बच्ची की निर्मम उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके सेंटेंस को रोकने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। पब्लिक सब देखती है। इसलिए मैंने कहा ना, जुडिशियल एक्टिविज्म का आधार क्या है? पब्लिक का फेथ, आम आदमी का ये विश्वास कि हम सब जगह से हार जाएंगे तो कोर्ट में हमको न्याय मिलेगा। यही जुडिशियल एक्टिविज्म का आधार था, जो अभी इरोड हो रहा है। मुझे डर है कहीं ये खत्म ना हो जाए। मगन लाल बरेला 5-5 हत्या किया था, रुकने के लिए सुरेंद्र कोहली, आपको याद होगा, बलात्कार करके लड़कियों का मांस खा जा रहा था, उसके सेंटेंस को रोकने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट। तीस्ता से तलवार, ये कोई एक्टिविस्ट है। बोधरा कांड में इस पर कई एक खुलासे हुए, इस पर सजा के लिए रात में खुल गया। इसको तीस्ता से तलवार सीकिंग इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। कौन सा बड़का पहाड़ टूट रहा था अगर ये अरेस्ट हो जाती तो, लेकिन रात में खुला। इस तरह से कितनी न जाने। लेकिन उसका क्या, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, इसका क्या? जो पेंडिंग पड़ा हुआ है केसेस, इसका क्या? 1,80,000 कोर्ट में 30 साल से पेंडिंग है, उसका क्या? ये इरोजन का कारण है। डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स, एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज के बीच में एक मॉनिटरिंग मीटिंग होती है। जब मैं जिलों में पोस्टेड था तो जाता था अक्सर। उस मीटिंग में इस पर चर्चा कम होती है कि केसेस का डिस्पोजल कैसे हो, इस पर चर्चा ज्यादा हो जाती है कि हमको सुविधा कब मिलेगा। रिटायर्ड जजेस की सुविधा के लिए एक से एक बिल बने। रिटायर्ड हो जाएंगे, उनके घर पर कितना कर्मी रहेगा, क्या रहेगा, आप देख लीजिए ना उठा करके। तो क्या लगता है कि पब्लिक को नहीं पता है? सब पता है, पब्लिक सब जानती है। तो ये इरोजन होना शुरू हुआ। ये जस्टिस यशवंत वर्मा की जो कहानी और इसमें जो अभी रहस्यमय चीजें खुल रही हैं, आप इसके पहले 2003 जस्टिस समित मुखर्जी का क्या हुआ था? ठेकेदार, बिल्डर, वकील, दलाली, पूरा नेक्सस, और ऐसे ऐसे घृणित कार्य हुए, अरेस्ट हुए, वो जेल गए, अभी तक उसका वो रिटायर भी कर गए, या शायद उनको रिजाइन कराया गया, सारा बेनिफिट्स मिल गया, और मुकदमा अभी तक चल रहा है 3 से। क्या लगता है कि पब्लिक का फेथ कंसोलिडेट होगा? नो, नेवर। न जाने कितने मामले ऐसे हैं जो डर से कोई उठाता नहीं है। मैंने कहा तो अगर ईश्वर को गाली दे दीजिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जजेस के खिलाफ चर्चा भी कर दीजिएगा तो आप परेशानी में पड़ जाए। लेकिन लास्ट 3-4 दिन से आप देख लीजिए क्या कह रहा है इंडिया टुडे। 3 days in Indian courts, a tale of corruption, मिज़ोगिनी एंड प्रिविलेज। अब हर सोशल मीडिया में, हर अखबार में, हर चैनल पर न सिर्फ चर्चा होनी शुरू हो गई है, बल्कि इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई कि अब एनफ इज एनफ, अब इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई।
इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 3 फेज था, पहला फेज लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म का, जो 1947 से आप मान करके चलिए 1970 तक। दूसरा एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म, जो 1970 से 1990 तक। तीसरा जुडिशियल एक्टिविज्म, जो 1990 से अभी तक चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब अगर ये तीनों अंगों में सड़ांध आना शुरू हुआ, और मीडिया का आप जान ही रहे हैं, मीडिया में अब अभी जो शब्द आया गोदी मीडिया का, तो क्या लगता है आपको कि 14 के पहले ये गोदी मीडिया नहीं था? था। प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में लोग जाते थे, ऐश मौज होता था, पार्टी, पैसा। दूरदर्शन में काम करने वाले एक श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने किताब लिखी है, संभवतः अशोक श्रीवास्तव उनका नाम है, कि कैसे उस जमाने में प्रधानमंत्री के प्लेन पर लोग जाते थे विदेश यात्रा में, शराब की बोतलें और पैकेट गिफ्ट सब मिलता था। कौन नहीं जानता है? मंत्री कौन बनेगा ये डिसाइड करता था कुछ लोग, पत्रकार, लुटियंस जोन के पत्रकार। तो 2014 के बाद जब वो लोग बाहर निकला तो वो लोग विरोध करना शुरू हुआ, और बाकी जो लोग इधर आ गए। तो पहले एक गोदी मीडिया कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आता कि एक तरफा था, लेकिन अब सोशल मीडिया भी आ गया, यूट्यूब चैनल्स है, अन्य प्लेटफॉर्म्स है, तो उसका ही विरोध, उसका ही विरोध, और धीरे धीरे इस मीडिया का भी पतन होना शुरू हुआ। तो अगर आप कह सकते हैं कि ये मीडिया का एक्टिविज्म, इसका भी पतन होना शुरू हो गया है। तो ये जो 4 पिलर्स हैं प्रजातंत्र के, इस चारों का अगर पतन होगा तब क्या होगा? कौन आएगा? हु विल कम? और इसीलिए मैंने कहा कि अब 5वां पिलर, 5th पिलर, आज मैं एक नया शब्द दे रहा हूं, 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये कोई और नहीं, हम और आप, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके एक्टिविज्म का समय आ रहा है, वक्त आ रहा है, रेदर आ गया है, कि हर भारतवासी को खड़ा होकर इस चारों पिलर से प्रश्न पूछना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा कि प्रजातंत्र के 5वें पिलर हम हैं। और अगर आप चारों पिलर इस देश को, इस प्रजातंत्र को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि हम इस देश को, प्रजातंत्र, लोकतंत्र को, इस रिपब्लिक ऑफ इंडिया को गिरने नहीं देंगे। ये आवाज उठनी शुरू हो गई है, लेकिन दोस्तों, इस आवाज को, आप सबके आवाज के मिलने का इंतजार है। एक आवाज उठी है, लेकिन ये भारतवर्ष के हर लोग की आवाज, हर व्यक्ति की आवाज नाद बन करके उठनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम जो श्लोक दिया है, उसको दोहराने का समय आ गया है। इसलिए याद रखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये युग आया है कि इस 5th रिपब्लिक को खड़ा होना होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र के 5वें पिलर का उदय हो चुका है।
फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।